नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है पतंग। पतंग एक कविता है जिसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। आइए हम कविता देखते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम आलोक धनवा जी के विषय में जानकारी लेते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। वे 7वें-8वें दशक के कवि हैं। अपनी छोटी सी अवस्था में इन्होंने गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। इनकी पहली कविता सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, पहल सम्मान आदि पुरस्कार मिले। इनकी पतंग कविता इनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। ये एक लंबी कविता है। इस कविता के बहाने कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, उमंगों का सुंदर चित्रण किया है पतंग के माध्यम से। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हद है जिन्हें बाल मन छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। कवि ने यहाँ मौसम के साथ साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है, वो समाप्त हो गई है। तेज बौछारों और भादो, भाद्रपद महा, भादुआ जिसे हम कहते हैं, उस महा की क्या हो गई, विदाई हो गई है। भादो यहाँ अंधकार का प्रतीक है और तेज बौछारों भाद्रपद की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन हो गया है। चारों ओर शरद का प्रकाश फैल गया है। शरद यहाँ उजाले प्रकाश का प्रतीक है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कह रहा है कि इस समय सुबह उगने वाला सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसे खरगोश की लाल आंखें हों। खरगोश उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा दिखाई देती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद महा अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जो घंटी बजाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हैं। चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है। अर्थात शरद ऋतु में के आने से प्रकृति में उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। चारों तरफ उत्साह होता है, उमंग होती है, प्रसन्नता होती है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सकी सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि कहता है कि शरद ने इस समय आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे पतली और रंगीन चीज उड़ सके।
दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां मारने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। वे खुशी में पागल हो जाते हैं, खुशी में झूम उठते हैं और खुश होकर सीटी और किलकारियां उनके मुख से निकलने लगती हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगती हैं और बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। इस काव्यांश का हम विशेष कैसे करेंगे? देखिए कि कवि ने यहाँ शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरद पर जब शरद ऋतु एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक है। जब हम किसी प्राकृतिक चीज़ों पर, वस्तुओं पर मनुष्यों का आरोप लगाते हैं तो वो क्या होता है? मानवीकरण होता है। तो यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद है। अगला पद देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर इतना कोमल होता है जैसे वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। घूमती हुई आती है पृथ्वी। जब उनकी कोमलता का स्पर्श पाने के लिए पृथ्वी भी, धरती भी ललायित रहती है। उनके बेचैन पैरों के पास आती है कौन? पृथ्वी। कब आती है? जब वे मस्त होके, बेसुध मस्त होके दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास आती है। छतों को भी नरम बनाते हुए। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से छत भी नरम हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा स्वर सुनाई देता है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, ढोल की तरह बजाया जाने वाला। तो उसकी जो मीठी ध्वनि होती है वो सुनाई देती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पतंग उड़ाते हैं तो इधर उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार झूला कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग को उड़ाते समय आगे पीछे जाते रहते हैं और आगे पीछे जाते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उनके शरीर में वृक्ष की डाली का साथ लचीलापन होता है। जैसे डाली लचीली होती है, थोड़ा सा भी उसको पकड़ो नीचे झुक जाती है, उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी क्या होता है? लचीला होता है। कभी इधर कभी उधर उनका शरीर मुड़ जाता है, घूम जाता है। उस समय गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थमा लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि जब पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। उस समय गिरने से बचाता है। उस समय उन्हें कौन बचाता है गिरने से? कि सिर्फ उनके ही शरीर का रोमांचित शरीर का संगीत, रोमांचित पुलकित करने वाला जो उनका रोमांच होता है पतंग उड़ाने का, वही उन्हें
बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों ने थमा लेती है महज। इस समय उनका सारा ध्यान केवल पतंग की डोर के सहारे उड़ती हुई पतंग की उड़ान और ऊंचाइयों पर केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है जैसे पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे, धागे के सहारे थाम लिया हो। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि वे भी उड़ रहे हैं पतंग के साथ साथ। और उनकी जो रंध्रों के सहारे, रंध्र क्या होता है, शरीर के जो हमारे रोए होते हैं, रोम होते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनके जो शरीर के जो रोम हैं वो पुलकित हो उठते हैं, खुशियाँ छा जाती हैं उसमें। पतंग के साथ साथ वो भी आसमान में उड़ने लगते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ कवि कहता है कि पतंग को आसमान में उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और वे उन खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और गिरने के बावजूद कभी बच जाते हैं। तब तो उनका जो डर है, भय, वो समाप्त हो जाता है। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और फिर निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और फिर से वो निडर होके, भय रहित होके सुनहरे सूरज के सामने आके खड़े हो जाते हैं, अर्थात फिर से पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैर आती है। उनके बेचैन पैरों के पास जो धरती है वो अपनी गति को और भी तेज करके उनके बेचैन पैरों के पास आती है, अर्थात वो और तेज गति से पतंग उड़ाने लगते हैं। विशेष हम वही करेंगे कि कवि ने शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन है। मानवीकरण अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। मुक्तक छंद है।